So now students, we shall discuss about the Laplace law and which is popularly known as Biot-Savart's law. आपने ऑस्टेड में पढ़ा था कि ऑस्टेड ने ये बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसने ना तो उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में या कोई डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशन दिया, उसने जस्ट ये बताया, केवल क्वालिटी बताई कि मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना होगा इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं हम या तो बायट-सावर्ट्स लॉ से या फिर एम्पियर-सर्कुलेटर लॉ से। तो हमने दो सिलेबस में डिस्कस करने, पहला बायट-सावर्ट्स लॉ डिस्कस करना है। तो बायट-सावर्ट्स लॉ एक्चुअली करता क्या है, इट क्वांटिफाइज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a small current element IDL। याद रखना करंट एक स्केलर क्वांटिटी थी, बट करंट एलिमेंट एक वेक्टर है। करंट एलिमेंट एक स्मॉल पोर्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर को इंडिकेट कर रहा है। सपोज ये हमारे पास कोई करंट सेक्शन है, से XY नाम दे दिया, और इसके अंदर से स्मॉल लेंथ ले ली हमने से dl, और ये dl की जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। तो जो करंट इसके अंदर जो जा रहा है, अगर I जा रहा है तो I को अगर dl से, इसकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ अगर dl थी, तो उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें करंट एलिमेंट मिल जाएगा। तो जो करंट एलिमेंट है इस पॉइंट के ऊपर सपोज कितना है, दैट इज I dl। और हमें इस करंट एलिमेंट के कारण से सपोज इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, जो कि सपोज इस O पॉइंट से R डिस्टेंस के ऊपर है। सो P वेक्टर इज R वेक्टर। और इस करंट एलिमेंट की और डायरेक्शन और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है, इनके बीच में एंगल थीटा है। IDL और R, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ये हमने माना है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बता सकता है, और डायरेक्शन क्या होगी वो डायरेक्शन भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बायट-सावर्ट्स लॉ कहता है कि करंट एलिमेंट किसी स्मॉल करंट कैरिंग पोर्शन के कारण से मैग्नेटिक फील्ड भी वो स्मॉल होगा, से उसको हमने लिख दिया dB से। अब वो dB फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है dB लिखा, वो प्रोपोर्शनल होता है to the strength of the current, proportional to the length of the element, proportional to the sign of the smallest angle between the current element and the displacement vector of the field point, and inversely proportional to the square of the distance between them. So अगर इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करके लिखें, so और dB proportional to IDL sin theta by r स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट लिख देते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k IDL sin theta by r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो एक कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस किया है, ये कांस्टेंट मीडियम की नेचर पे डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, और इसकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट वैल्यूज होती है। इस k की वैल्यू होती है μ0/4 पाई, ये होती है वैल्यू SI सिस्टम के अंदर, और CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 1। And that k is equal to μ0/4 pi, where μ0 is the permeability। हम पढ़ेंगे आगे जा करके permeability। permeability का मतलब हुआ कि कोई स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से कितना परमिएट या पास होने देता है, पैसेज की कितनी एक्सटेंट है, डिग्री है, उसको परमिएबिलिटी से इंडिकेट करते हैं। सो एयर की परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस μ0। तो इस फैक्टर को अगर देखें तो k की वैल्यू आती है, दैट इज μ0/4 पाई, दैट इज इक्वल टू SI सिस्टम में 10⁻⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स एंड
मीटर इनवर्स। ठीक है, इसको टेस्ला में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वेबर भी है, मीटर स्क्वायर बनाना है तो एक पर मीटर में इसको ऐसे लिख देता हूँ, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड हो गया तो पर मीटर स्क्वायर, तो और एम्पीयर इनवर्स एंड मीटर। तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर किसको बना देगा, टेस्ला को। सो टेस्ला एम्पीयर इनवर्स मीटर, ये भी यूनिट इसकी लिखी जा सकती है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स में इसकी की वैल्यू यूज करेंगे तो 10⁻⁻7 यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर dp लिखे यहाँ तो dp की वैल्यू होगी μ0/4 पाई idl sin थीटा बाय r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये मैग्नीट्यूड को बताएगा μ0/4 पाई idl sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, μ0/4 पाई idl into 1 into sin थीटा और बाय r स्क्वायर। जबकि मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो r वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर हम बता देते हैं, सपोज r कैप कह लेते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो इस 1 की जगह मैं r कैप का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं। तो ये आपके पास हुआ आइडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और sin थीटा। तो इसको ऐसे लिख दिया μ0/4 पाई आइडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर r कैप का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम, आइडियल और r कैप दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा, और बाय कितना भाई r स्क्वायर। ये आपके पास हुआ dp। अब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और sin थीटा, ये भी sin थीटा क्या होता है, a क्रॉस b वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो वेक्टर फॉर्म में जब ये a क्रॉस b है तो इसको भी वेक्टर में लिखा जाएगा, तो db वेक्टर विल बी इक्वल टू μ0/4 पाई एंड दैट विल बी योर आइडियल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्रॉस में और r कैप और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जैसे अपने कूलम्स लॉ में पढ़ते थे यूनिट वेक्टर लिखते थे तो पावर छोटी और वेक्टर बनाना चाहे तो पावर बड़ी, क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और dp इज इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल क्रॉस r वेक्टर लिख दिया तो पावर कौन सी लिखी जाएगी, बड़ी, क्योंकि r स्क्वायर तो था ही। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की जगह लिखेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय r, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय r और r स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी r क्यूब। तो याद रखने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा तो पावर छोटी और वेक्टर लिखा जाएगा पावर बड़ी। हमें केवल डायरेक्शन लेने के लिए हमने तो मैग्नीट्यूड निकालना था, तो इस फार्मूले से ही निकालना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर हमें dp की डायरेक्शन चाहिए तो dp की डायरेक्शन किससे पता चल रही है, dp इज इक्वल टू दैट इज μ0/4 पाई और आपने लिखा आइडियल और क्रॉस कितना भी लिखा, बताओ, r वेक्टर और डिवाइडेड बाय r क्यूब। इसका मतलब आइडियल से और r की तरफ जो क्रॉस करोगे वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी आपके पास। ठीक है, तो फार्मूला लिखोगे आप μ0/4 पाई आइडियल क्रॉस r ओवर r क्यूब, या अगर इससे लिखोगे आइडियल क्रॉस r कैप और बाय r स्क्वायर। तो ये डायरेक्शन आप ये कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, आइडियल से, और क्रॉस करो किधर की तरफ, r की तरफ। और a क्रॉस b की जो डायरेक्शन है वो किससे दी जाती है, दैट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल या कॉर्कस्क्रू रूल, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल हमने 11th में काफी बार यूज किया है, कॉर्कस्क्रू रूल भी यूज किया है, a क्रॉस b की जो डायरेक्शन निकालते हैं, a क्रॉस j क्रॉस k, वो भी हमें पता है, तो उससे हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक चीज मेंशन करने की है कि जो dp है ये आइडियल और r दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सपोज हम यूं कह रहे हैं कि आइडियल तो ये इधर की तरफ है और ये है r, तो आइडियल से घुमाव करिए राइट हैंड से r की तरफ, तो आइडियल से r की तरफ इन थंब को क्लोज रखेंगे और आइडियल से क्रॉस किया r की तरफ, क्या, ठीक है, तो इस क्रॉस की डायरेक्शन किससे दी जाएगी, थंब से, तो थंब क्या होगा, इनवर्ड। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड। जैसे कि समझिए कि ये एरो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, तो आप इसकी पूंछ देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे, पूंछ।
और ये एरो अगर बाहर की तरफ आ रहा तो क्या देख पाएंगे टिप। तो जो कोई करंट कैरिंग वायर उसके राइट हैंड साइड में तो इनवर्ड होगा, लेफ्ट साइड में आउटवर्ड। छोटी सी सिंपल सी बात हुई। तो अगर इधर की तरफ इस पॉइंट पे निकालने का डायरेक्शन तो यहाँ पे आर होता, ठीक है। तो आइडियल से और आर की तरफ घुमाव करते हैं, आइडियल से आर की तरफ, तो फील्ड यहाँ कैसा होता आउटवर्ड, जबकि यहाँ कैसा है इनवर्ड। आइडियल से आर की तरफ घुमाव किया तो इनवर्ड, यहाँ आइडियल से आर की तरफ घुमाव करते, अगर आर यहाँ होता फील्ड पॉइंट यहाँ होता, तो यहाँ पे आउटवर्ड आया तो यहाँ पे कैसा आएगा इनवर्ड आएगा। तो फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख रहे थे, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, दैट विल बी इनवर्ड। तो आप मैग्नीट्यूड तो लिखोगे कितना, dp इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और बाई कितना आई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन किससे लिखोगे क्रॉस से, ठीक है। ये आपका निकालने का तरीका होगा, ठीक है। किस इधर की तरफ आप फील्ड निकाल रहे हो, आपने सिंपल आइडियल से घुमाव करना है किधर की तरफ आर की तरफ, आइडियल से और इधर की तरफ घुमाव करना है आर की तरफ घुमाव करना है। तो जो घुमाव की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन को बताएगी, डीपी को। और ये जो डीपी है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, आइडियल और आर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आइडियल ये वाली डायरेक्शन है और ये आर की डायरेक्शन, तो इनका प्लेन ये हुआ, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ इनवर्ड, यहाँ कैसे आएगी आउटवर्ड, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है किससे, बाइट सर्किट्स ला के आइडियल क्रॉस आर करके, ये मैग्नीट्यूड निकाल जा सकता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय आर स्क्वायर करके। इसको दूसरी फॉर्मेट्स में भी यूज किया जा सकता है, अदर फॉर्म्स ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। तो अदर फॉर्म्स ऑफ बाइट सर्किट्स लॉ और लैप्लास लॉ। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, इसको करंट डेंसिटी की टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आइडियल है, ठीक है। आइडियल को मैं ऐसे लिख लूं आई डिवाइडेड बाय ए, ये था आइडियल था, और आइडियल निकालना है तो कैसे लिखा, क्योंकि हमने जे लिखते थे करंट डेंसिटी, दैट इज क्या होती थी आई डिवाइडेड बाय ए, तो मैंने डीएल से मल्टीप्लाई कर लिया, डीएल से डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये ऊपर टर्म तो भी आइडियल और डिवाइडेड बाय एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम एलिमेंट, तो इसका मतलब ये होगा जे लिखा जा सकता है किसकी जगह आई जे इनटू डीवी लिखा जा सकता है आइडियल की जगह। तो आइडियल की जगह हमने कितना लिखा, आइडियल की जगह लिखा जा सकता है जे डीवी। तो इसके अंदर जे डीवी अगर लिख दें तो देन डीपी इज इक्वल टू, इस वाले में लिख देते किसी में, ठीक है, इसमें क्यूब वाले में लिख देते सपोज, तो डीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल की जगह कितना लिखते हैं जे, डीवी बाहर चला जाएगा और जे क्रॉस आर वेक्टर, जे क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, बाहर हो गया डीवी, ठीक है। ये फॉर्म होगी। दूसरे हम इसको चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखा हमने, क्योंकि हम आई लिखते हैं, आइडियल निकालना है और आई लिखा जाता है हमारे पास डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। आई के जगह हमने क्या लिख दिया डी क्यू बाई डी टी, तो इसको ऐसे लिख दिया डी क्यू और डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, ठीक है। और इसको डी क्यू को लिख दिया हमने सपोज क्यू, ये क्यू और बी, क्यू बी, तो इसका आइडियल की जगह क्या लिख दिया क्यू बी, तो आइडियल की जगह क्यू बी लिखेंगे तो क्यू तो बाहर आ जाएगा और b क्रॉस r, so then bp is equal to I म्यू नॉट ओवर 4 पाई और q आ जाएगा बाहर और b क्रॉस r वेक्टर ओवर r क्यूब। तो ये आपके पास सेकंड फॉर्म होगी किसकी, कूलम्ब्स लॉ की। ये तो होगी करंट डेंसिटी की टर्म में, ये आपके पास होगी चार्ज और वेलोसिटी की टर्म के अंदर। अब इस बाइट सर्किट्स लॉ की हमने एप्लीकेशन डिस्कस करनी है, उससे पहले कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये कि जो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा था वो आया था म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब फायदा भी अगर ये जो फील्ड पॉइंट है ये यहाँ लाद करके थीटा कम करते 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 अगर थीटा जीरो कर दे, इस जो फील्ड पॉइंट है वो कहाँ लाई करो कंडक्टर पे, खुद के ऊपर खुद का फील्ड होता है जीरो, या फिर 180 डिग्री मीन्स खुद के ऊपर। तो इसका मतलब अगर थीटा 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, ठीक है, तो आपको पता है कि साइन 0 या 180 डिग्री, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी कितना होता है 0। तो इसका मतलब देन BB इज इक्वल टू कितना होगा 0। मिस याद रखना खुद के ऊपर फील्ड 0 होगा, खुद पर फील्ड
जीरो होता है। ठीक है ना, आपसे कोई भी डायरेक्ट थप्पड़ मारो अपने तो आप नहीं मारोगे, तो खुद का खुद के ऊपर फील्ड भी कितना होगा, जीरो का। ठीक है। सेकंड चीज कि इसमें भी इनवर्स स्केल ऑफ डिस्टेंस फॉलो करे, जैसे कूलम्स लॉ के अंदर हो रहा था। ठीक है। दूसरी चीज जो डीबी की जो डायरेक्शन है वो किससे दी जाएगी, आईडीएल क्रॉस आर के घुमाव से, आईडीएल से घुमाव आर की तरफ, और जो डीबी होगा ये आईडीएल और आर दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ आईडीएल एज वेल एज आर, दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो आईडीएल ये था, आर ये था, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आउटवर्ड या इनवर्ड हमारे पास फील्ड निकाला जा सकता है। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ की, किसी स्ट्रेट वायर के कारण से फील्ड निकालना, किसी करंट लूप के कारण से निकालना। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट और ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता था। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो उस डायरेक्शन को हम जब मैग्नीट्यूड निकालते थे बायोट-सावर्ट्स लॉ से, तो आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन से भी निकाल सकते हैं। और मैग्नीट्यूड को हम दो एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे वाया बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पीयर सर्किट लॉ। तो मैग्नीट्यूड तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात आती है कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ है तो आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन से निकल जाएगी, लेकिन हमें यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कंडक्टर की, वो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके निकालेंगे, वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, और ये राइट हैंड थंब रूल भी दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं, दो तरह के फॉर्म में। एक तो जो हमारे पास कंडक्टर किस तरह का है, स्ट्रेट कंडक्टर है। स्ट्रेट कंडक्टर कहने का मीनिंग आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास कोई एक सीधा साधा इंसान है, एक कोई नोबल पर्सन है, तो उस नोबल पर्सन को आप कोई भी काम वो करता है तो उसके लिए आप बेस्ट विशेस देंगे, उसको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। बेस्ट ऑफ लक इस तरह से कहेंगे थम्स अप टाइप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास करंट है, करंट की डायरेक्शन पता चल जाती है तो उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। कैसे? तो अगर मान लीजिए आपका कंडक्टर स्ट्रेट था, तो स्ट्रेट कंडक्टर को आपने अपनी राइट हैंड के में पकड़ लिया, और अगर जब हमने उसको कहा बेस्ट ऑफ लक, हमने कहा बेस्ट ऑफ लक, तो बेस्ट ऑफ लक कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से थम्स अप, तो थंब करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और करंट जब पता चल जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किससे बताया जाएगा, कर्ल ऑफ फिंगर से। थंब किसको इंडिकेट कर रहा है, करंट को, और कर्ल ऑफ फिंगर किसको इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लूप को। और उन लूप के किसी पॉइंट पे मींस मैग्नेटिक लाइंस के किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता चल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम राइट हैंड रूल को यूज करें बेस्ट ऑफ लक की फॉर्म में, तो करंट है किससे दिया जाएगा, थंब ऑफ थंब से of right hand, and magnetic field is given by the curl of fingers, curl of fingers means ये हुआ कि सपोज इस तरह से दिखा सकते हैं, तो करंट तो किससे दिया जाएगा, थंब से, और कर्ल ऑफ फिंगर्स का जो कर्ल है, घुमाव है, वो देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे कि सपोज हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट करते टाइम अगर ये कहा कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट इस तरह से जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इस कंडक्टर को इस तरह से पकड़ेंगे राइट हैंड में,
कि हम करंट की डायरेक्शन में, अगर हम ऐसे पकड़े तो करंट इधर हो तब पकड़ेंगे ऐसा, तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये जो लूप आएगा कर्व की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे कर्ल ऑफ फिंगर्स की वो आउटवर्ड होगी, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट कैसी आ रही है आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो तीर आपका बाहर की तरफ आएगा तो आपको टिप दिखेगी, तो इनवर्ड आउटवर्ड फील्ड को आप किससे दिखाओगे डॉट से, और अगर ये फिंगर्स भी घूम करके ऐसे बात करें तो इधर अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ जा रही है तो इसकी जो टेंजेंट है वो कैसे जाएगी अंदर की तरफ, तो तीर अंदर की तरफ जाएगा तो आपको पूंछ दिखेगी मतलब क्रॉस, कहने का मतलब ये हुआ कि जो एरो है, एरो अगर बाहर की तरफ आ रहा है, एरो के को टिप दिखाई दे रही है, तो टिप का मतलब तो कैसा आउटवर्ड फील्ड, और अगर आपको पूंछ दिखाई दे रही, टेल दिखाई दे रही, तो किसको बताएगा इनवर्ड फील्ड को बताएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि हमें अगर इसका उल्टा होता तो करंट इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तो कैसा होता आउटवर्ड और यहाँ कैसा होता इनवर्ड, उसका उल्टा हो जाता, तो आप सीधी सिंपल तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि करंट का एक कंडक्टर तो उसका राइट साइड में कैसा होगा इनवर्ड, तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट साइड में कैसा होगा आउटवर्ड, अगर सपोज ये डायरेक्शन होती करंट की इधर की तरफ, तो करंट तो किससे थंब से, और मैग्नेटिक फील्ड किससे कर्ल ऑफ फिंगर से, तो यहाँ फिंगर्स कैसे आ रही इस पॉइंट पे तो कैसे आ रही आउटवर्ड, तो यहाँ होता डॉट, ठीक है, और यहाँ की तरफ कैसा होता क्रॉस, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से तो कैसे निकलेगी बाहर की तरफ निकलेगी, और यहाँ कैसे जाएंगी अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्लोज लूप अगर हम मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या करते थे, टेंजेंट बाहर की तरफ आती है, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या करते थे कैसे जाएगी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाए तो पूछ देती है, तो इसमें इनवर्ड फील्ड, और यहाँ पे कैसे आएगा आउटवर्ड फील्ड, ठीक है। तो हम फील्ड को इंडिकेट कर सकते हैं यदि हमें करंट की डायरेक्शन नोन है, तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आसान सा है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव पॉइंट था यहाँ पे नेगेटिव था, तो इधर की तरफ करंट था, यहाँ पे पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो करंट इधर की तरफ था, जैसे कि हमने क्या किया था कि आपने 10th क्लास में देखा होगा कि एक कार्डबोर्ड पीस ले लिया था रेक्टेंगुलर, और उसके अंदर से हमने एक पॉइंट होल पास करके एक थिन कंडक्टिंग वायर उसमें से पास कर दी थी, और उसके अंदर हमने करंट पास किया था, इस केस का हम ले लेते हैं ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करने के लिए आप रियोस्टेट यूज कर लीजिए, और हमेशा चालू ना रहे तो इसलिए की लगा दी, ठीक। तो अब जब जैसे ही इस की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करके की पॉजिटिव में ले नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो इसे अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जाएगा, तो हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ लें, ठीक है, राइट हैंड की मुट्ठी पकड़ लेते हैं, राइट हैंड की मुट्ठी पकड़ ली, ठीक है। अब हम थंब को ओपन करेंगे, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो कर्ल ऑफ फिंगर किसको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम इसको पकड़ के करंट कैरिंग कंडक्टर को, और बैटरी की पोलैरिटी अगर सपोज रिवर्स होती तो इस करंट इधर की तरफ होता, इधर ना होता, इधर नहीं होने की वजह किधर होता इधर, तो हम नीचे की तरफ होता, जैसे मान लो साइड में दूसरा फिगर भी ड्रा कर लेता हूँ इसी के लिए, इसको दे दिया हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये रियोस्टेट लगा दिया, और रियोस्टेट को जोड़ दिया किससे की से, की को क्लोज करेंगे, तो की क्लोज करते ही इसके अंदर क्या करेगा करंट फ्लो करेगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्लोज लूप में घूमते रहेगा, ठीक है। तो ये करंट डायरेक्शन, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को आप पकड़ ले, हमको बंद रखना है, पकड़ लिया आपने इस तरह से, ठीक है। तो अब आप देखिए करंट अपवर्ड है या नहीं, करंट तो डाउनवर्ड है, तो आप इसको उल्टा करिए, तो करंट डाउनवर्ड, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, यहाँ पे तो कैसे आएगी आउटवर्ड, इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे कैसे आएगी इनवर्ड, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे आउटवर्ड है, यहाँ पे कैसे आएगी इनवर्ड। इसके केस में देखा हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ा, ये ऐसे है क्या, देखो करंट इधर है नहीं, करंट इसका अपवर्ड है, तो यहाँ पे फील्ड कैसा आएगा इनवर्ड, और यहाँ कैसे आएगा आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्योंकि क्लोज लूप बनाती है, तो वो क्लोज लूप आप इस तरह से बनाएंगे, यहाँ तो आउटवर्ड और यहाँ इनवर्ड, ये फील्ड लाइंस के जो लूप बनेंगे ये नियर बाई, तो क्योंकि फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे जाएंगे तो फील्ड के जो लूप्स बनेंगे ये कैसे होते जाएंगे, रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, इसके अंदर कैसा होगा यहाँ तो आउटवर्ड आएगा
इधर की तरफ आउटवर्ड, उधर इन। इधर की तरफ के पॉइंट पे कैसे आउटवर्ड और यहाँ पे कैसे इनवर्ड, इधर की तरफ पे आउटवर्ड और इधर की तरफ पे कैसे इनवर्ड। तो आप इसको ऐसे भी एक्सपेरिमेंट भी करते थे कि अगर इस करंट करेंट वायर को इस कार्डबोर्ड से पीस से पास किया था तो इसके ऊपर अगर हम आयरन फिलिंग्स स्प्रिंग कर लेते थे, आयरन फिलिंग्स, तो वो आयरन फिलिंग्स अपने आप को इन कंसेंट्रिक सर्कल्स में, कंसेंट्रिक सर्कल या आर्क्स में अरेंज कर लेती थी, कंसेंट्रिक सर्कल्स में। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही है और उनकी जो डेंसिटी हम देखते हैं तो कंडक्टर के नजदीक तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्राउडिंग ज्यादा होती है, जैसे दूर जाते हैं तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के डिपेंडेंस, ये हम देखेंगे भी आगे जाकर के। तो यहाँ तो हमने ये वर्ड यूज किया है क्या कि बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सपोज आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है भाई ये, ठीक है, और करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपने पकड़ा इसको, ये पकड़ा ऐसे थोड़ी करंट इधर की तरफ है, तो इस पकड़ा तो यहाँ तो फील्ड कैसे आएगा, देखो फिंगर्स कैसे आएगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ तो यहाँ लिख दो डॉट, और यहाँ कैसे जाएंगी अंदर की तरफ जाएंगी, तो कैसा क्रॉस। ठीक है, जैसे आप बायट सर्किट लॉ में अप्लाई कर रहे थे कि आपने ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, ऐसे करंट जा रहा था, ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर लिए, यहाँ पे तो फील्ड कैसा आएगा आउटवर्ड और यहाँ कैसा इनवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड फील्ड आया था, आपने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आइडियल क्रॉस आर से निकाल दे तो भी वही आता है, अगर यहाँ पे आइडियल मान लेते हैं और ये मान लेते हैं आर, तो आइडियल से किधर की तरफ क्रॉस करे आर की तरफ, तो आइडियल से क्रॉस करा आर की तरफ, आइडियल से क्रॉस किया आर की तरफ, फील्ड कैसा आया था इनवर्ड आया था। अगर यहाँ पे होता फील्ड पॉइंट तो आइडियल से क्रॉस करते आर को आउटवर्ड आता, समझ गए बात। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास बेस्ट ऑफ लक ध्यान रखें, बस क्या याद रखें, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक में करंट कंडक्टर को अपनी मुट्ठी में पकड़े और थंब को ओपन कर दे करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, अगर करंट उल्टा है तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन या लेफ्ट या राइट उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये होता है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, तो अब इसको ऐसे थोड़ी पकड़ेंगे, अब इसको ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे फील्ड कैसा आएगा इनवर्ड और यहाँ पे फील्ड कैसा आएगा आउटवर्ड, और इसके आप लूप ड्रा कर दें। ठीक है, यहाँ पे फील्ड कैसा इनवर्ड और यहाँ पे कैसा आउटवर्ड, हाँ आउटवर्ड, ठीक है, यहाँ पे कैसा इनवर्ड। ठीक, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट देखे तो बाहर की तरफ आएगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट देखे तो क्या जाएगी अंदर की तरफ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो केस था जब हमारे पास कंडक्टर कैसा हो स्ट्रेट, लेकिन कंडक्टर स्ट्रेट ना होकर के हमने 10th क्लास में डिस्कस किया होगा किसी सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन प्लॉट की थी, तो वहां हमारे पास लूप जनरली कैसे नहीं होते, जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट नहीं होते, कंडक्टर स्ट्रेट नहीं मींस लूप की फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म के लिए हम देखते हैं कि जब कंडक्टर कैसा हो लूप की फॉर्म के अंदर हो। सो जब कंडक्टर हमारे पास बेंड फॉर्म के अंदर हो या एक लूप की फॉर्म में हो, तो हमने जो राइट हैंड थंब रूल थे यूज कर रहे थे उसको उल्टा कर लेना। बेंड का मतलब अड़ियल आदमी, अड़ियल इंसान, अब सिंपल आदमी नहीं है, साधारण इंसान नहीं है, कहना मानने वाला नहीं है, नोबल नहीं है, मींस बदमाश है। तो उस बदमाश को, कोई व्यक्ति बदमाशी करता हो तो उसको आप क्या कहोगे, इधर आकर को मैं सुधारता हूं, कम हियर, तो क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, कम हियर, यहाँ तेरे को मैं सुधारता हूं। तो कैसे बुलाया आपने उसको, इस तरीके से, मींस थंब तो बंद रखा और ऐसे कॉल किया, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड से खोल के ऐसे, ठीक है। तो मींस करंट, क्योंकि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट करता है, करंट बताता है, मैग्नेटिक फील्ड तो उससे एसोसिएट होता है, ठीक है, तो करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो करंट की डायरेक्शन पकड़ ली, मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगी, हमने पहले भी कहा था कि पहले करंट की डायरेक्शन पता कर लीजिए और उससे किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमने पढ़ा था। तो हमने कहा कि मुड़ा तुड़ा है, लूप की फॉर्म में कंडक्टर है, तो हमने कहा बेस्ट ऑफ लक की बजाय कम हियर, ठीक है, अगर स्ट्रेट था तो बेस्ट ऑफ लक यूज किया, और हमारे पास बैंड फॉर्म के अंदर है, बदमाशी करता है, ठीक है, सीधा नहीं है, अड़ियल है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, कम हियर, तेरे को मैं तेरे को सुधारता हूँ, ठीक है, कम हियर। तो करंट तो किससे, कर फिंगर से, और मैग्नेटिक फील्ड फिर ओपन कर देंगे किससे, थंब से। तो इसका उल्टा होगा, मींस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, करंट किससे दिया जाएगा, कर्ल ऑफ फिंगर से, और मैग्नेटिक फील्ड किससे दिया जाएगा, थंब से। उसका उल्टा, करंट किससे, कर्ल ऑफ फिंगर से, कम हियर, उसके अकॉर्डिंग कम हियर, ठीक, और फिर थंब को ओपन कर देंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए, और वो प्लेन
और द लूप के आपके अगर आउटवर्ड आ रही है तो आप डॉट लिख दोगे, इनवर्ड जा रही है तो क्रॉस लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसको उल्टा यूज करेंगे। मींस करंट तो किसे दिया जाएगा, कर्ल ऑफ फिंगर्स ऑफ अगेन राइट हैंड, और मैग्नेटिक फील्ड किसे दिया जाएगा, बाय द थंब ऑफ अगेन द राइट हैंड। मींस आपने इसमें ये ध्यान रखना है कम हियर। ठीक है, बैंड फॉर्म के अंदर लूप के फॉर्म में, जैसे कि देखिए कैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है और इसकी शेप इस तरह की है। ठीक, कुछ पार्ट इसके स्ट्रेट है और कुछ पार्ट है सेमी आर्क की फॉर्म में है, और इसके अंदर सपोज करंट की डायरेक्शन है भाई। ठीक है, और आपको ये कहा जाए कि मैं क्यों मैग्नीट्यूड की बात नहीं करूंगा, डायरेक्शन की बात करूंगा। मैग्नीट्यूड की बात हम बाद में एम्पियर सर्किट और वाइट सर्किट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड छोड़ रहे हैं, डायरेक्शन की बात करें फिलहाल। तो इस कंडक्टर का निकाले फील्ड, तो ये कंडक्टर खुद के ऊपर ही है ना, और हमने बताया वाइट सर्किट क्लास में खुद के ऊपर फील्ड कितना होता है, 0। तो इसका फील्ड तो कैसा होगा, 0। ऐसे ये भी कंडक्टर के अलोंग ही लाई कर रहा है, 180 डिग्री एंगल बना रखी है, 0 बना था, sin 0 0 तक, sin 180 भी क्या होता है, 0। तो इसका फील्ड भी B3 क्या होगा, 0। लेकिन ये जो लूप है इसका फील्ड 0 नहीं होगा, B2 कैसा होगा, नॉन जीरो। ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा। अब यहाँ पे फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या यूज करें, क्योंकि कैसा है, स्ट्रेट तो नहीं है, ये थे स्ट्रेट तो। ठीक है, इनका स्ट्रेट का लगाए तो भी निकल जाते डायरेक्शन को, लेकिन मैग्नीट्यूड ही नहीं रख रहे। तो ये करंट की डायरेक्शन थी भाई, और करंट किससे लेते, कर्ल ऑफ फिंगर से, कर्ल ऑफ फिंगर से, कर्ल ऑफ फिंगर से। कर्ल ऑफ फिंगर से इधर भाई ना, तो इधर की तरफ करंट कर्ल ऑफ फिंगर से। तो अब थंब को ओपन कर दो, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड। ठीक है, कैसे फील्ड आया यहाँ पे, इनवर्ड। बजाय अगर करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन ये हो जाए। अब करंट की डायरेक्शन ये होगी तो कर्ल इधर आएगा फिंगर्स का। ठीक है, और थंब किधर आया, आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड। ठीक है, अगर प्लेन को आप ऐसे लिख दो x y z, तो i j k यहाँ पे कैसा है, इनवर्ड जा रहा है, इसमें कैसा है, आउटवर्ड आ रहा है। ठीक है, प्लस के और माइनस के वो आप असाइन कर देंगे, बाद में प्रॉब्लम करेंगे तो हम डिस्कस कर देंगे इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज जी हो कोई फॉर्म हमारे पास, और इस पॉइंट पे सेंटर पे निकालना है फील्ड हमारे पास, तो देखिए करंट कैसे है, कर्ल ऑफ फिंगर से, क्योंकि मुड़ा जुड़ा है, कम एयर इधर उधार दे तेरे को, ऐसे भाई ना, ऐसे। तो फील्ड कैसे जाएगा, इनवर्ड में। यहाँ पे फील्ड कैसा हो गया, इनवर्ड। डायरेक्शन उल्टी कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। ये मान लीजिए इस तरह का हो, कोई रेक्टेंगल या कोई स्क्वायर टाइप का हो। ठीक है, और करंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट किससे, कर्ल ऑफ फिंगर से, करंट कर्ल ऑफ फिंगर से। ठीक है, तो थंब कैसा है यहाँ पे, आउटवर्ड। यहाँ फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड। ठीक है, और एक चीज और भी देख सकते हैं कि ये जो राइट हैंड थंब रूल है, चाहे स्ट्रेट के लिए हो या लूप के लिए हो, दोनों बातें एक ही है, थोड़ा सा बस कहने का तरीका अलग है। देखिए कैसे कि अगर मैं इस पोर्शन को पूरे को लूप ना मान करके, ऐसे लूप ना मान करके, ऐसे लूप था, तो उसके छोटे छोटे पोर्शन करूँ, तो छोटे छोटे पोर्शन तो कैसे माने जाएंगे, स्ट्रेट। कैसे माने जाएंगे, स्ट्रेट। और स्ट्रेट कंडक्टर वाला रूल क्या होता है, बेस्ट ऑफ लक का। तो अगर मान लो मैं इस पोर्शन को स्ट्रेट मानूं, या इस पोर्शन को स्ट्रेट मानूं, या इस पोर्शन, तो पहले इस पोर्शन को स्ट्रेट मान लेते हैं। तो इस पोर्शन को स्ट्रेट माने और फील्ड निकालना हमने इस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे सपोज। ठीक है, डायरेक्शन के लिए तो किधर होगा, करंट किससे दिया जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कैसा, इसको अगर हम कैसे माने, स्ट्रेट माने, तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या यूज कर रहे हैं वर्ड, बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक मतलब थंब करंट को, ये करंट, और ये फील्ड यहाँ पे तो कैसा इनवर्ड, और यहाँ कैसा आउटवर्ड। और वैसे भी कैसे आ रहा था, लूप वाला यूज करते थे, लूप वाला क्या, कम एयर। तो ये देखिए कैसा आ रहा था, आउटवर्ड। तो दोनों ही बातें एक है, इसका निकालेंगे स्ट्रेट मान करके, इसको अगर स्ट्रेट मानेंगे तो स्ट्रेट करंट ये, तो मैग्नीट्यूड यहाँ तो इनवर्ड, यहाँ कैसा आउटवर्ड, यहाँ पे कैसा आउटवर्ड। ऐसे इसके लिए मानेंगे तो भी कैसा आउटवर्ड। तो इसका भी आउटवर्ड, इसका भी आउटवर्ड, इसका भी आउटवर्ड, इसका भी आउटवर्ड, सबका फील्ड कैसा है, यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ आउटवर्ड। तो नेक्स्ट फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। तो वो कैसे निकालेंगे, क्लोज लूप मान करके, या लूप मान करके। लूप के लिए क्या, कम एयर। कम एयर का मतलब करंट किससे भाई, कर्ल ऑफ फिंगर से, कम एयर, कम एयर। ठीक है, फील्ड कैसा आउटवर्ड। अगर बजाय ऐसे होगा, सपोज यहाँ पे फील्ड निकालना है। ठीक है,
तो इसका फील्ड 0 आएगा, खुद कह लो इसका फील्ड 0 आएगा, इसका फील्ड आएगा, इसका फील्ड आएगा, दोनों को हम सुपरइम्पोज करेंगे, ठीक है, वेक्टर एडिशन यूज करके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये कहेंगे इसका फील्ड तो कैसा आएगा, देखिए इनवर्ड, और इसका फील्ड भी कैसा आएगा इनवर्ड, तो नेट फील्ड कैसा आएगा इनवर्ड, क्योंकि मुड़ा तोड़ा था, मुड़ा तोड़े के लिए कम एयर देखिए ऐसे क्या करंट ऐसे थोड़ी है, करंट तो ऐसे, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा आ गया इनवर्ड फील्ड आ गया, ठीक है। तो आपके पास किसी भी तरह की फॉर्म हो तो आप उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं क्लोज लूप के लिए। तो हमने सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, ये लूप, अब जैसे कि मान लीजिए हम 10th क्लास के अंदर पढ़ते थे, ये हम लेते थे करंट कैरिंग लूप, अभी भी हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बायट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन के लिए। सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई कार्डबोर्ड पास कर रखे हैं इसमें से, और यहाँ पे आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करें, तो जैसे ही करंट की सप्लाई को ऑन करेंगे तो करंट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस कंडक्टर को कैसा मान लें स्ट्रेट, कैसा मान ले स्ट्रेट, तो करंट का स्ट्रेट मान स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, करंट थंब से, तो करंट थंब से भाई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे फिंगर से इनवर्ड और यहाँ कैसे आउटवर्ड, यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी इनवर्ड और यहाँ कैसे आएंगी आउटवर्ड, फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, यहाँ इनवर्ड और यहाँ कैसे ये आउटवर्ड, फिर दूसरी दिखा दो, यहाँ पे इनवर्ड और यहाँ कैसे आउटवर्ड, और दिखा दो यहाँ पे कैसे इनवर्ड और यहाँ कैसे आउटवर्ड, ठीक है, यहाँ पे कैसे इनवर्ड और यहाँ कैसे आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें तो फील्ड लाइंस यहाँ कैसे जा रही होंगी इनवर्ड, ठीक है, लास्ट डिस्टेंस से अगर बात करें तो कैसे आ रही होंगी, यहाँ से इन आ रही होंगी, यहाँ से कैसे हो रही आउट, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका पोर्शन ये ले ले स्ट्रेट, तो स्ट्रेट कंडक्टर में क्या बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट ऑफ लक, करंट इधर तक, तो करंट यहाँ तो फील्ड कैसा जाएगा इनवर्ड और यहाँ कैसा आएगा आउटवर्ड, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी इनवर्ड, और इसके अकॉर्डिंगली कैसे आई थी यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे आई थी इनवर्ड ही आई थी, कैसे आई थी इनवर्ड, तो सारे फील्ड, इसका फील्ड, इसका फील्ड, इसका फील्ड, सबका फील्ड कैसा आएगा इनवर्ड। तो अगर स्ट्रेट को लेकर के देखते हैं तो यहाँ इनवर्ड और यहाँ कैसा आएगा आउटवर्ड, यहाँ कैसा आएगा आउटवर्ड, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन तो कैसे होगी इनवर्ड, तो यहाँ घूम करके कैसे होगी आउटवर्ड, यहाँ इन यहाँ आउट, पूरे के अंदर यही चलता रहेगा, यहाँ पे इनवर्ड यहाँ आउटवर्ड, यहाँ पे आउट आएगी, यहाँ कैसे जाएगी इनवर्ड, ठीक है। तो अगर लास्ट डिस्टेंस से देखेंगे तो यहाँ से कैसे आ रही है इनवर्ड और यहाँ कैसे आउटवर्ड, यहाँ से इन, यहाँ से कैसे आउट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके कारण से होगी, किसी क्लोज लूप के कारण से। अगर इसको हमने ये तो यूज करके हम स्ट्रेट कंडक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके, अब स्ट्रेट कंडक्टर ना यूज करके हम इसको यूज कर ले किससे, लूप मान करके, मींस कम हियर, ये करंट की डायरेक्शन आपने ये बताई, इस फील्ड इस पॉइंट पे निकालना ओ के ऊपर, तो कम हियर में क्या कहते हैं कम हियर, ये करंट हमको तो बाद में ओपन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को तो बाद में पता करेंगे, ठीक है ना। तो हमने कम हियर देखिए करंट ये ना, करंट तो इधर की तरफ है, तो फील्ड कैसे जाएगा इनवर्ड, तो इस पॉइंट पे फील्ड कैसा होगा इनवर्ड, तो नेट फील्ड यहाँ पे कैसे आएगा इनवर्ड, क्योंकि इसको स्ट्रेट मानते हैं तो इसका फील्ड यहाँ पे कैसे आता है इनवर्ड, ऐसे इसको स्ट्रेट मानेंगे तो यहाँ पे इसका फील्ड कैसा आएगा इनवर्ड, ठीक है। ऐसे इसको स्ट्रेट मानेंगे, ये स्ट्रेट मानेंगे तो यहाँ पे फील्ड कैसा आएगा इनवर्ड, तो सभी के फील्ड कैसे आएंगे इनवर्ड, तो उनका सुपरपोजिशन नेट फील्ड भी कैसा आएगा इनवर्ड, तो नेट फील्ड कैसे लगा ले क्लोज लूप से क्लोज लूप में, कम हियर करंट इधर नहीं ना, करंट इधर, तो फील्ड कैसा आया इनवर्ड, तो नेट पॉइंट इस पे फील्ड कैसा आया इनवर्ड फील्ड है, ठीक है। समझ गए होंगे शायद बात कि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमने क्या यूज करना है बेस्ट ऑफ लक, करंट और फिर मैग्नेटिक फील्ड बाद में पता चलेगा, इसको ओपन करेंगे बाद में, ठीक है। और अगर लूप की फॉर्म में हो तो कम हियर कम, और इसको फिर बाद में ओपन करेंगे, ठीक है, जिसे हम सब में ओपन कर देते हैं। So now let us discuss the applications of Biot-Savart's law. Biot-Savart's law की हमारे पास एप्लीकेशन एक तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे और एक एक्सिस किसी पॉइंट के ऊपर है Biot-Savart's law से, और स्ट्रेट कंडक्टर का हमें एम्पियर सर्किट लॉ से निकालना सिलेबस के अंदर, लेकिन जो रिजल्ट हम Biot-Savart's law से इसका निकालते हैं, हम यहाँ निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे क्योंकि सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स को करते टाइम हमारे पास बहुत यूज होता है, इसलिए उसके रिजल्ट को जरूर ध्यान से समझ लें। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, से इसके अंदर करंट जा रहा है से आई इस डायरेक्शन से x टू y, और इसके किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं इसके सेंटर से
पॉजिटिव मान लेते हैं। पी पॉइंट के ऊपर हमें फील्ड निकालना, तो डायरेक्शन तो हमें पता थी, अभी निकाला था कैसे कंडक्टर स्ट्रेट के लिए क्या बेस्ट ऑफ लक, करंट थंब से और मैग्नेटिक फील्ड किससे, फिंगर्स कैसे जाएंगे इनवर्ट, तो यहाँ पे फील्ड कैसा आएगा इनवर्ट, इधर वाले फील्ड को निकालना तो कैसा आएगा फील्ड पॉइंट पे आउटवर्ड होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। और कोई करंट एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं हम, क्योंकि हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, डेरिवेशन करेंगे तब यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कोई करंट एलिमेंट मान लिया आइडियल, ठीक है, और उसके आइडियल से जो इस पी पॉइंट का जो एंगल है वो से एंगल बना फाई। ऐसे ही अगर ये करंट एलिमेंट यहाँ होता, इसको अगर ग्रिप करना है तो ये वाला एंगल होगा हमारे पास कितना फाई वन यहाँ से, और अगर इस पॉइंट वाई को ग्रिप अप करना है तो ये जो एंगल होगा हमारे पास कितना होगा फाइव। और फाइव वन और फाइव टू की टर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं नोट के अंदर कि B इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ वेबर एम्पीयर इनवर्स मीटर इनवर्स, म्यू नोट ओवर 4 पाई I by A, where A is the perpendicular distance from the conductor, और साइन ऑफ फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस रिजल्ट की स्पेशल एप्लीकेशंस लिख लेते हैं। पहला केस कि कंडक्टर तो कैसा है इनफाइनाइट ही है, ठीक है, और नियर द सेंटर मींस इनफाइनाइट बट एट सेंटर बट नियर सेंटर, ये सेंटर पे निकालना चाहते हैं वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा कि सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, इनफाइनाइट है, जैसे इनफाइनाइट, तो सपोज यहाँ इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए एंगल तो सपोज ये है, ठीक है, इस पॉइंट के लिए एंगल ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना बढ़ जाएगा फाई वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही ये वाले इसको भी इन्फिनिटी पे कैच करना है, यहाँ पे कैच करके ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये फाई टू भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो बोथ ऑफ दिस एंगल विल बी 90, फाई वन भी 90 होगा, फाई टू भी कितना होगा 90 डिग्री। तो हमारे पास फाई वन और फाई टू दोनों ही कितने होंगे 90 डिग्री होंगे, और साइन 90 कितना होता है 1, ये साइन 90 कितना हो जाएगा 1। सो बी एट द सेंटर जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय ए, और ये साइन फाई वन साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाय ए, ये वैल्यू होगी। इस पॉइंट पे निकाल रहे फील्ड कैसा है इनवर्ट डायरेक्शन लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड वेक्टर की बात करेंगे, बी एट द कहां पे ये सेंटर, ठीक है। अब दूसरा केस हम लेते हैं कि कंडक्टर तो इनफाइनाइट है लेकिन हमारा पॉइंट वो या तो एक्स के नजदीक लाई कर रहा है वाई के नजदीक, बी एट द एंड, कंडक्टर तो कैसा है इनफाइनाइट बट नियर वन एंड, या तो y या फिर किधर x के अबाउट। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपका सपोज वायर है, ठीक है कैसा ये इनफाइनाइट पॉइंट तो, ठीक है, और ये यहाँ, तो इसके लिए तो कितना होगा एंगल हमारे पास, ये जो एंगल बनेगा फाई वन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इसके लिए जो ये एंगल, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ नजदीक लाई करे तो कम से कम वैल्यू तो फाई टू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 0 और साइन 90 कितना 1, तो एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये वाली एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इन दोनों में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फाई वन तो हुआ कितना 90 डिग्री और फाई टू हो गया कितना से 0 डिग्री, ठीक है। देन बी एट द एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय ए, और ये हो गया साइन 90 कितना 1 और साइन 0 0, ठीक। सो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय ए, ये बी एट द एंड। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियरली अगर फर्स्ट और सेकंड को देखें तो जो सेंटर के नजदीक वैल्यू है उससे हाफ फैक्टर 2 फैक्टर कट गया, इसका बाय 2 करेंगे तो ये, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी एट द एंड जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू इसकी कितनी है हाफ, बी जो सेंटर है उसकी कितनी है हाफ है, ये ध्यान रख लें।
तीसरा केस हम ले सकते हैं कि कंडक्टर अगर फाइनाइट लेंथ का है, कैसी लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ एंड नियर सेंटर, यानी ये होगा कि सपोज हम ये कह देते हैं ये हमारा कंडक्टर, ठीक है, ये सेंटर था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था भाई इसका ए, तो नियर सेंटर का हमने, ठीक है, और फाइनाइट लेंथ का मतलब टोटल लेंथ एल है, तो ये l/2 हो गया और ये भी कितना हो गया l/2, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला एंगल हो गया कितना, फाइव, जितना फाइव वन होगा उतना ही क्या होगा, फाइव वन और फाइव टू दोनों ही कितने होंगे, फाइव के बराबर, मीन साइन फाइव चाहिएगा, और साइन फाइव क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ एंगल जो बना हुआ है ये साइड तो बेस और इसका अपोजिट ये होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा हमारे पास, दैट हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाली बेस स्क्वायर, बेस कितना है a स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना होगा ये l/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा भाई l स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 और कितना आ जाएगा l स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर, ठीक है, मींस इसको ऐसे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और 4 का वर्ग कितना आ गया 2, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, और हमें चाहिए साइन फाइव क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो कितना है l/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना 2, ठीक है, तो ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो साइन फाइव की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसके केस में b कितना होगा μ0/4 i/a और साइन फाइव प्लस साइन फाइव, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ साइन फाइव, ठीक है, तो हम इस वैल्यू को लिख देते हैं ऐसे, b इज इक्वल टू μ0/4 ट्वाइस ऑफ i/a और साइन फाइव कितना है, दैट इज l/अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक, μ0/4 i/a टू साइन फाइव ले लेंगे, तो ये हमारे पास नियर द सेंटर होगी फाइनाइट लेंथ के लिए तब, ठीक है। इसको रिजल्ट को हम कब अप्लाई करेंगे, सपोज हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी स्फीयर या रेक्टेंगल, सपोज पहले केस लेते हैं स्फीयर का, कोई स्फीयर ले लिया हमने साइड ए का और उसके सेंटर पे फील्ड निकालना है, ये सेंटर है, तो ये कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन है, ये तो ये लूप है ना, लूप के लिए क्या कम है, तो करंट इधर थोड़ी है, करंट इधर है, तो फील्ड यहाँ पे कैसा आएगा, नेट फील्ड कैसा आएगा इनवर्ट, लेकिन इस कंडक्टर को अगर तोड़े इस लूप को तो एक स्ट्रेट ये, तो स्ट्रेट का फील्ड जितना होगा इस पॉइंट पे उतना ही फील्ड इसका होगा, उतना ही फील्ड इसका, करंट भी सेम और लेंथ भी सेम, क्योंकि स्क्वायर है, रेक्टेंगल में तो अपोजिट के फील्ड सेम आएंगे, तो इसका फील्ड जितना आएगा उतना ही फील्ड इसका, उतना ही फील्ड इसका, उतना ही फील्ड इसका, सभी फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो सुपर इंपोज कर देंगे, लेकिन इसका फील्ड निकालोगे तो इस एंड को पकड़ने के लिए इस एंड को पकड़ने के लिए यहाँ से कितने एंगल बने, ये 45 बनेगा, 5 और 5 दोनों में कितने बनेंगे 45, तो रिजल्ट हम यूज कर देंगे, तो b इज इक्वल टू μ0/4 i/a और कितना भी sin 5 sin 45 प्लस sin 45 1/2 sin 45 1/2, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस बाय √2 और √2 पर चला जाएगा रिलाइजेशन का कट करके, ठीक है, तो ये एक वैल्यू आएगा, टोटल फील्ड कितना आएगा, तो फिर भी 4 टाइम्स ऑफ b और नेट फील्ड किधर आएगा, तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सपोज रेक्टेंगल के लिए अप्लाई करें या फिर किसी ट्राइंगल के लिए किसी और शेप के लिए, तो हमें जब जहां जरूरत पड़ेगी वो इस रिजल्ट को यूज करेंगे, ये वाला रिजल्ट जरूर ध्यान रखना है, ये हमारे पास काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशन सर्कुलर लूप के लिए डिस्कस करें।